हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने चैनल में दोस्तों आज को बताएंगे इस वीडियो में गृह विज्ञान यानी होम साइंस का जो मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होगा आपका आज क्लास में। और जो छात्र छात्राएँ गृह विज्ञान यानी होम साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सारे यूनिवर्सिटियों के लिए ही ये क्लासेस जो दिए जा रहे हैं, वो सारे मॉडल पेपर आपके पेपर में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वही आपको बताया जाता है। तो यह चलते हैं आपकी क्लास की तरफ कि आज के प्रश्न किस तरीके से बनाए गए हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों कि किस तरीके से हमें तैयार करना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे वीडियो में नया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो इसी के साथ आइए आपके मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं, किस तरीके से आपका पेपर बन के आया है। तो आपका पहला इसमें दे रखा है सीधा सीधा कि बीए प्रथम और सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रश्न पत्र आपका दे रखा है कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंध। टाइम आपका 3 घंटे का है। खंड आ सेक्शन ए से निर्धारित क्वेश्चन आपको, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं 50 शब्दों में। खंड आ में आपको केवल 10 प्रश्न करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है ब्लीचिंग क्या है। अब आपको बताएंगे ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ब्लीचिंग। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए आप। इसमें ब्लीचिंग का मतलब दे रखा है कि वस्त्रों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग व बुनाई करते समय लगे ग्रीस व चिकनाई के दाग के धब्बे से मुक्त करने के लिए उनकी ब्लीचिंग या विरंजक किया जाता है। ब्लीचिंग किया जाता है या उसे विरंजक किया जाता है। ब्लीचिंग के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम ब्लीच या विरंजक कहते हैं। जैसे आपका होता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। उसमें हाइड्रोजन पराऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं KMnO4। तो ये आता है आपके ब्लीचिंग के अंतर्गत। यानी कि ब्लीचिंग का मतलब होता है जैसे आपका कोई दाग लग जाता है, मान लो ग्रीस हो गया या कोई कचरा हो गया, तो आपका जब आपके वस्त्रों को तैयार किया जाता है या बुनाई करते समय जो ग्रीस लगते हैं, जो दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको हटाने के लिए आपको ब्लीच का प्रयोग करते हैं, जिसे विरंजक का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका होता है ब्लीचिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि कार्बोनाइजिंग क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग का मतलब होता है कि ऊनी रेशों से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजिंग कहलाती है। यानी कि जो ऊनी रेशा होते हैं उसकी जो अशुद्धि प्राप्त होती है हमें, उसको दूर करने के लिए कार्बोनाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनाइजिंग उन रेशों को तेजाब का घोल से धोया जाता है। यानी कि कार्बोनाइजिंग मदद से H2SO4 का मिश्रण करके इसे क्लियर किया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है आय को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, आय के प्रकार बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। अब आय का मतलब है इसमें सीधा सीधा आप लोग आय के प्रकार दिया रखा है। आय 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आता है इसमें मौद्रिक आय। लिखते रहिएगा दोस्तों आप लोग। इसमें आपका आएगा मौद्रिक आय। सेकेंड आपका आता है वास्तविक आय। तीसरा मानसिक आय और चौथा आपका आता है इसमें कुल आय। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो आपको इस प्रकार से बताया गया। कौन कौन से? पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय, तीसरा मानसिक आय और चौथा कुल आय। तो ये आपका आएगा इसमें आय के प्रकार के अंतर्गत। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि ऊन एवं रेशम पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें लिखेंगे आप लोग आंसर लिखेंगे कि क्षारीय पदार्थ ऊन के लिए नुकसानदायक होता है। यानी कि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो ऊन के लिए आपका नुकसानदायक होता है। क्षार के कारण ऊनी रेशे होते हैं वो गल जाते हैं और या पीला पड़ जाते हैं। दो में से एक होते हैं। या फिर वो अगर ज़्यादा पड़ गया तो गीला वो गल जाते हैं, और अगर ज़्यादा कम पड़ा तो वो आपका पीला पड़ जाता है तथा अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो देता है। रेशम पर भी क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
क्षार का हल्का पोल भी रेशम तंतु की चमक समाप्त कर देता है। तो ये आपका जो ऊन यानी कि रेशम पर जो क्षार का प्रभाव पड़ता है कुछ इसी तरीके से आपका पड़ता है। इसका जो चमक होता है वो समाप्त हो जाता है। ऊन रेशा के लिए आपको समझ में आएगा कि ऊन रेशे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और क्षार जो है वो ऊनी रेशे को गला देता है या फिर उसे पीला पड़ जाता है। तो इससे इसकी जो सौंदर्यता होता है, सुंदरता होती है, इसको खो देती है अपना। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। धागा निर्माण की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो निम्न प्रकार से दी गई हैं। आपके आंसर लिखेंगे इसमें आप कि धागा का निर्माण की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं कौन कौन सी। पहला लिखेंगे आप इसमें कार्डिंग, दूसरा लिखेंगे इसमें कम्बिंग, तीसरा खींचकर, चौथा आपका आता है निकाल कर, और फिर चौथा आएगा इसमें घुमाव देना, और फिर आपका आता है कताई। यानी कि जो धागों के निर्माण के विभिन्न अवस्थाएं हैं वो आपको 5 प्रकार से है। पहला आपका कार्डिंग करते हैं, दूसरा कम्बिंग करते हैं, तीसरा खींच कर निकालते हैं, चौथा आपका आता है घुमाव देना, और पांचवा आपका आता है कताई। तो ये आपका हो जाता है धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं। तो इस तरीके से छात्राएं अपना पेपर तैयार कर सकती हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे अच्छे से अच्छे, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ज़रूर देखिए वीडियो को, और अपने जो पेपर देने हैं अपने को वो अच्छे से तैयार करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां नंबर है कि मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन होता क्या है, इसमें आपको लिखना है मानवीय संसाधन में। अब मानवीय संसाधन में लिखेंगे इसमें आप कि यह वे साधन होते हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में इन साधनों का महत्व अमानवीय साधनों की अपेक्षा अधिक होता है। जो ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार मानवीय साधन 6 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आएगा समय, दूसरा आपका आएगा इसमें ज्ञान, फिर तीसरा आएगा इसमें शक्ति, उसके बाद चौथा आपका आएगा इसमें अभिवृत्तियाँ, और फिर पांचवा आपका कौशल, उसके बाद 6वां नंबर रुचियाँ। तो ये आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको सारे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कताई। कताई से क्या अभिप्राय है, कताई का मतलब क्या हो। अब इसमें लिखेंगे कताई। कताई वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतु की कताई आती है। तंतु विशेष रूप से प्राकृतिक तंतु नन्हे नन्हे टुकड़ों के रूप में रहते हैं और इन्हें एक दूसरे के पास रखते हुए आपस में बांट लिया जाता है। बटाई की क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है धागा तैयार होता रहता है। अपक्व सामग्री से धागा खींचने, बटाई व धागा काटकर तैयार करने की क्रियाएं समकालीन रूप से चलने वाली क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त धागे को ताने व बाने के रूप में गूंथकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब कताई का इतिहास डालेंगे, इसमें लिखेंगे आप कि प्रारंभ में सूत कताई की कार्य बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए केवल हाथों द्वारा किया जाता था। धागा बनाने से पूर्व मनुष्य हरी लंबी घासों या लताओं को बटकर कई वस्तुओं जैसे टोकरी, रस्सी व चटाई आदि बनाया करते थे। धीरे धीरे इसी अनुभव का प्रयोग करके इसे वस्त्र बनाने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार हाथ से धागा बटने व काटने में अधिक श्रम व समय लगता था। अतः बिना अधिक परिश्रम के तथा कम समय में धागा तैयार करके वस्त्र बुना जाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो यह आपका आता है कताई। उसके बाद फिर आपका फिलामेंट की परिभाषा दीजिए, और फिर 10वां क्वेश्चन आता है गृहबंध का प्रबंध का महत्व की। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये दोनों। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि फिलामेंट सूत बाहर निकालते हुए, यानी कि जो फिलामेंट होता है वो सूत जो बाहर निकले हुए लंबे
बिना टूटे हुए धागों से बनता है और उन्हें आपस में जोड़े रखने हेतु थोड़ी मात्रा में ऐंठन दी जाती है। फिलामेंट तंतु या अविरल लंबाई के होते हैं जिनकी गणना मीटरों में की जाती है। तो ये होता है आपका फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब समझ गए हो, जो हमारा होता है जो अविरल होता है और वो क्या करते हैं, उसको थोड़ी ऐंठन मात्रा में रखी है, इसी को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक मशीन होती है, इसी के द्वारा मापी जाती है, जो आपको मीटर के द्वारा मापी जाती है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गृह प्रबंध के महत्व यानी कि प्रक्रिया का महत्व लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि गृह प्रबंध व्यवस्था में गृह प्रबंध प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्व है। पहला लिखेंगे इसमें आप कि किसी एक ही सदस्य पर कार्य का भार नहीं पड़ता है। दूसरा आपका आता है इसमें कि कार्यों का संचालन सुचारू तथा सुव्यवस्थित रूप से होता है। उसका तीसरा आपका आता है इसमें कि पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। उसका फिर चौथा आपका आता है इसमें कि पारिवारिक के सदस्य प्रत्येक सदस्य की एक दूसरे में निष्ठा एवं विश्वसनीयता बनी रहती है। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि परिवार की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहती है। फिर छठा आपका आता है इसमें समस्याओं को बौद्धिकता एवं नियोजित रूप से सुलझाने पर उनकी वांछित हल पर्याप्त होते हैं। सातवां आता है कि कार्य का संचालन कम समय में हो जाता है और इससे समय की बचत हो जाती है। फिर सातवां आपका आता है, आठवां नंबर आता है इसमें कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। तो ये होता है गृह प्रबंध का महत्व। ये इसी की वजह से हमारा गृह प्रबंध मूल रूप से माना जाता है। फिर खंड बा यानी कि खंड आ के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही करके बताया और आपको ये खंड आ नहीं सेक्शन ए से सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और एक दूसरे को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे को शेयर करते रहिए। उसका नंबर केवल इसमें आपका होगा खंड बा में यानी कि सेक्शन बी में केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन आपका आता है कि कपास की विशेषताएं बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आप लिखें कपास की विशेषताएं। कपास की विशेषताएं निम्न हैं। पहला तो आपका है संगठन ये है कि कपास का तंतु मुख्यतः सेल्यूलोज रेशों का बना होता है जिसमें 82 से 90% तक जलांश तक 5 से 8% तक अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं। दूसरा आपका आएगा इसमें दूसरा हेडिंग लिखेंगे कि रचना व रूप। आणुविक यानी कि अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखने से प्रतीत होता है कि कपास का तंतु चपटा बल खाए फीते के समान होता है। जब यह कच्चा पैदा होता है तो बनावट में नली के समान होता है और नली से रस भरा रहता है और जब यह पक जाता है तो उसका रस जो है वो सूख जाता है और नली नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा आपका आएगा इसमें कि लंबाई और व्यास। साधारणतः लंबे कोए वाली कपास की जो व्यास अत्यधिक सुंदर होती है और ये 12 से 20 माइक्रोन की जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं म्यू से माइक्रोन को विभिन्न भाषा में पाई जाती है। इसके रंग कैसे होते हैं? समस्त प्राकृतिक तंतुओं में कपास तंतु सर्वाधिक सफ़ेद रंग का होता है किंतु कच्ची कपास में नाइट्रोजन आदि के तत्व होने के कारण इसका रंग भूरापन लिए हुए होता है। और फिर आता है स्वच्छता। कपास की तंतु द्वारा चिकने तंतुओं जैसे रेशम लिनन रेयान के समान तो स्वच्छ नहीं होता किंतु अन्य तंतुओं की अपेक्षा इनकी धुलाई अत्यधिक सरलतापूर्वक की जाती है। फिर आपका है रगड़ का अभाव। छठा नंबर रगड़ का। सूती वस्त्र अत्यधिक मजबूत होते हैं तथा भीगे रहने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। इन पर किसी भी अवस्था में रगड़ने यहाँ तक कि पीटने में कभी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है सातवां संकुचन। मौलिक रूप से कपास के रेशे सिकुड़ते नहीं, वे स्थिर रहते हैं परंतु वस्त्र निर्माण के समय खींचतान तथा परिष्कृत और परिसज्जा की विधियों के प्रभाव में कभी कभी तैयार वस्त्र पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। फिर आपका आता है 8वां नंबर सफाई व धुलाई। अत्यंत छोटे रेशों में बने रहने के कारण सूती वस्त्रों की सतह खुरदरी होती है। धूल के कण इनमें आसानी से फंसते हैं तथा वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। फिर भी इन्हें स्वस्थ
कर वस्त्र समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हें धोना आसान है और इन्हें कितना भी रगड़ा पटका तथा पीटा जाए परंतु ये सबसे अप्रभावित रहते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट, ब्लीच का प्रभाव। श्वेत सूती वस्त्रों की आसानी से बिना किसी डर के ब्लीच किया जा सकता है। ब्लीच का मतलब है वस्त्र पर उज्ज्वलता लाना। उज्ज्वलता का मतलब वस्त्र में चमक लाना। फिर नेक्स्ट आता है ताप का प्रभाव तथा दाहता। इसमें लिखेंगे आप कि कपास के रेशे में अन्य सभी रेशों की अपेक्षा ताप सहन क्षमता अधिक रहती है। तो इस तरीके से आपका इसकी कपास की मुख्य विशेषताएं थीं। और इसमें आपका नेक्स्ट आता है प्रकाश एवं ताप का प्रभाव, फफूंदी का प्रभाव, आप घर्षण का प्रतिरोधकता, पसीने से प्रभाव क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु तथा कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता। उसका फिर नेक्स्ट आएगा घनत्व और प्रविष्ट गुरुत्व। उसका फिर आएगा वैद्युत संवाहिता। तो ये थे आपके कपास की विशेषताएं मुख्य। उसका फिर तीसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें, पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन की प्रक्रिया को लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। अब पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया से होता है। पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। इस तंतु का निर्माण दो प्रकार के, एक तो टेरिप्थिलेन पॉलीमर द्वारा किया जाता है और दूसरा प्रारंभ में जिस विधि से पॉलिएस्टर बनाया गया उसे इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थिलिक एसिड को आपस में घनीभूत किया जाता है और जिससे एक विशिष्ट पॉलिएस्टर तंतु यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरिप्थिलिन को निर्माण हुआ जिसका उच्च गलनांक बिंदु था। बाद में इसे पिघले पदार्थ द्वारा तंतु बनाया गया जिसमें पूर्णतः वस्त्र तंतुओं की विशेषताएं विद्यमान थी। इन्हें तंतु को टेरिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरिलीन। वर्तमान में पॉलीइथाइलिन टेरिप्थिलेट जिसका की उपयोग टेरिलीन के निर्माण हेतु किया जाता है, यह ग्लाइकाल द्वारा बनाया जाता है और टेरिप्थिलिक एसिड के स्थान पर टेरिप्थिलिक एसिड के डाईमिथाइल ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। जिसे पॉलीइथाइलिन टेरिप्थिलेट के लंबे परमाणु बनाने की क्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार नायलॉन से होती है। अब इसमें तंतु की कताई कैसे होती है कि पिघले हुए पॉलीमर को हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसकी अस्थायित्व को प्रभावित करता है। फिर तंतु की खींचना यानी स्पिनरेट से निकलने के बाद पॉलिएस्टर तंतु सभी इच्छित विशेषताएं नहीं होते क्योंकि इनमें सुपर पॉलीमर परमाणु की व्यवस्था बिखरी हुई होती है, इसलिए तंतु को खींचा जाता है या लंबा किया जाता है। इस क्रिया हेतु गोटेड व्हील की सहायता से लिए जाते हैं। वह तंतु उसी प्रकार से खींचा जाता है। सामान्यतः पीईटी पॉलिएस्टर धागे का गर्म रूप से खींचा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया से अधिक एक समान तंतु प्राप्त होता है और इसे पीसीडी पॉलिएस्टर तंतु को उच्च तापमान पर खींचा जाता है क्योंकि इसका गलनांक बिंदु होता है। खींचने की प्रक्रिया में टेक्सचर तंतु बनाने में चरण समय लागत को भी बचत होती है और साथ ही तंतु अधिक उच्च किस्म का होता है। खींचने की प्रक्रिया में तंतु का टेक्सचर किया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है कताई की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप कताई की विधियाँ। पहला तो आपका आएगा इसमें हस्तचालित द्वारा विधि है, दूसरा यांत्रिक कताई है, तीसरा रासायनिक कताई। हस्तचालित में आप लिखेंगे तकली द्वारा। तकली द्वारा कैसे कताई होती है कि प्रारंभिक सूद में कताई का जो कार्य है वो बिना किसी यंत्र का प्रयोग केवल हाथों द्वारा किया जाता है, परंतु हाथ से धागा बटने एवं काटने की अधिक श्रम लगता है। चरखा द्वारा दूसरा आता है, इसमें हथकरघा केंद्रों पर सूत काटने के लिए चरखों द्वारा कताई किया जाता है। फिर आता है यांत्रिक द्वारा। यांत्रिक द्वारा आपका आता है कि इस विधि से छोटे रेशों की कताई की जाती है और ये कताई 6 प्रकार से की जाती है। पहला तो आता है रिंग कताई और म्यूल फ्रेम। तो इस तरीके से आपका यांत्रिक कताई होता है। इसमें आपका आएगा पहला खुली एवं अंतिम कताई। खुली एवं अंतिम कताई की प्रक्रिया धुनी पुनियों से आरंभ हो जाती है और इसमें कंघी की हुई पुनियों को उपयोग में नहीं किया जाता है। फिर तीसरा आता है घर्षण कताई। इसमें धुने हुए तंतुओं को लंबवत ड्रम के अक्ष में प्रवाहित करके छिद्रयुक्त ड्रम से निकाला जाता है। फिर आता है चौथा नंबर स्वयं एवं ऐंठन देने वाली कताई। इसमें तंतुओं में ऐंठन धागों की सतह द्वारा दी जाती है और इसके
तंतुओं को चिपकने वाले पदार्थ से चिपका कर रोलर को एक बार से सीधे तथा एक बार विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैट कताई। इलेक्ट्रोस्टैट कताई कैसे होता है कि इस विधि में आर्द्रता सावधानी नियंत्रित विधि से किया जाता है और इसमें तंतुओं को लंबे तंतुओं के इलेक्ट्रोस्टैट विधि द्वारा अलग किया जाता है। फिर ऐंठन आपका आएगा ऐंठन रहित कताई हेडिंग। इसमें तंतुओं को आपस में चिपकाकर मजबूती प्रदान की जाती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट रासायनिक कताई। रासायनिक कताई आपका कह सकते हैं कि रासायनिक विधियों से कृत्रिम रेशे तैयार किया जाता है जो रेयान होता है, नायलॉन होता है आदि कृत्रिम तंतुओं से इसी विधि से बनाए जाते हैं। इस तंतुओं को गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार किया जाता है और इस गाढ़े पदार्थ को स्पिनरेट के सूक्ष्म छिद्रों में तेजी से निकाला जाता है। बाहर निकलते ही धागा सूख जाता है। धागा तैयार करने की ये विधि रासायनिक कताई कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला तो आपका आएगा आर्द्र कताई, दूसरा मेल्ट कताई और तीसरा शुष्क कताई। फिर 5वां क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। अब शक्ति व्यवस्थापन में लिखना है कि समय की तरह शक्ति की उपयोग की भी योजना बनाई जाती है। शक्ति व्यवस्थापन में शक्ति को मापने के लिए विभिन्न क्रियाओं में खर्च की गई शक्ति मूल्य को मापा जाता है जिसका मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी जूल है। ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग को शक्ति प्रबंधन या व्यवस्थापन कहते हैं। शक्ति की व्यवस्था में ध्यान देने योग्य यानी कि इसका जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। पहला आएगा कि प्रातः काल के समय व्यक्ति में ऊर्जा की मात्रा अधिक रहती है, अतः यह कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम सुबह के समय किए जाएं। दूसरा आता है कि कार्य योजना बनाते समय विश्राम काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है। फिर तीसरा आएगा इसमें कि यह निरीक्षण करना आवश्यक है कि किस कार्य को किस तरीके से करने पर थकान कम लगता है। फिर चौथा आएगा इसमें आपका कि विश्राम काल के साथ मनोरंजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। फिर 5वां आपका आएगा कि कार्य में रुचि लेने से मानसिक थकान से बचा जा सकता है। 6ठा नंबर कि पारिवारिक सदस्यों को भी कार्य में रुचि लेने के लिए और अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि कार्य समय से संपन्न हो सके और थकान का अनुभव भी कम हो। इस प्रकार इसे पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6ठा नंबर कि वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है जो आपका ये अगर ये प्रश्न देखें तो हर बार पूछा था कि वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ है। इसमें आपको लिखेंगे कि वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ। इसमें आपका पहला आएगा कि वस्त्रों का महत्व को समझना। कैसे समझते हैं कि वस्त्रों को मानव जीवन की बहुमुखी महत्व है। वस्त्र विज्ञान इसी बहुमुखी महत्व को अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि वस्त्रों को रख रखाव का ज्ञान। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान, वस्त्रों के सुरक्षा एवं वस्त्रों की संग्रह का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। वस्त्रों की सुरक्षा एवं उनके रख रखाव को पूर्ण जिम्मेदारी गृहिणी का होता है। तीसरा आपका आता है इसमें कि वस्त्रों की विशेषताओं को जानना। अब कैसे इसको जानेंगे आप कि वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से गृहिणी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की विशेषताओं की भली भांति परिचित हो सकती हैं। कुछ वस्त्र अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, कुछ वस्त्र देखने में काफ़ी सुंदर और मन को लुभाने वाले होते हैं लेकिन शीघ्र फट जाते हैं। तो इस तरह कुछ वस्त्रों को रंग एवं प्रिंट पक्का होता है और कुछ वस्त्रों का रंग और प्रिंट इतना कच्चा होता है कि जरा सा धोने से रंग फीका पड़ जाता है। चौथा आता है कि विशेष अवसरों पर वस्त्र को चुनाव। किसी विशेष अवसर के लिए कौन सा रंग उपयोगी होगा इसके जानकारी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही दी जाती है। प्रत्येक गृहिणी को विशेष अवसरों के लिए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता हो, इसलिए यदि गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान है तो गृहिणी विशेष अवसरों के लिए उपयुक्त वस्त्रों की खरीदारी कर सकता है। उसके बाद फिर आपका आता है वस्त्रों के निर्माण संबंधी जानकारी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिए दोस्तों क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें लिखेंगे कि वस्त्रों के निर्माण की पूर्ण जानकारी वस्त्र विज्ञान में दी जाती है। इसी
कोई भी गृहिणी वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से वस्त्रों में प्रयोग होने वाले धागे, तंतु, वस्त्रों की परिसज्जा आदि का ज्ञान भलीभांति से प्राप्त की सकती है। छठा नंबर आपका आता है इसमें कि उचित वेशभूषा का निर्धारण। यदि गृहिणी वस्त्र विज्ञान को समुचित ज्ञान है तो वह प्रकार के प्रत्येक सदस्य के लिए सरलता से उचित वस्त्रों का चयन कर सकती है। उसका फिर 7वां क्वेश्चन आता है लेआउट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेआउट का मतलब होता क्या है, इसमें लिखना होगा आपको। अब लेआउट का मतलब होता है, लेआउट का अर्थ होता है दोस्तों इसमें आपका कार्य का योजना का खाका, यानी कार्य योजना का खाका। यहाँ तात्पर्य है कपड़े से पैटर्न का हिसाब लगाना, या यो तो सामान्य नापों में कपड़े से पहनने या अर्ज देकर लंबाई प्लस बाँह माइनस लंबाई प्लस दबाव आदि गुर से ज्ञात कर ले आता है कि कपड़ा कितना लगेगा और किस डिजाइन से में कपड़ा कम होने पर या पुराने वस्त्रों में छोटा नया वस्त्र निकालते समय लेआउट करना यानी कि बहुत आवश्यक है। फिर चाहे वह पेपर पैटर्न की सहायता से हो या कपड़े के ड्राफ्ट के हिस्से बनाकर। अध्ययन के समय पेपर पैटर्न का सहारा लेना ही ठीक है। इसी प्रकार आड़ी टेढ़ी दिशा और डिजाइन के सीधे उल्टे का ध्यान रखना आसान है। लेआउट करते समय वस्त्र के लंबे भाग में कपड़े की लंबाई व चौड़े भाग उसके पन्हे में से निकाल लिए। कपड़े का आड़ा भाग लंबाई की दिशा में अपवाद रूप से लिया जाना चाहिए। डिजाइनर कपड़े के डिजाइन की दिशा एक भाग से दूसरे भाग में उसमें मिलान का भी ध्यान रखना होगा। धारियाँ और चेक भी सिलाई में परंपरा चाहिए। फिर पेपर की पैटर्न की सहायता से लेआउट करते समय यह भी आवश्यक है कि पैटर्न में डॉट्स आदि काट ली जाएं ताकि कपड़े के डॉट्स के निशान लगाने से आसानी रहे। फिर पैटर्न के सभी हिस्सों में इस प्रकार फैलाएं कि मुख्य भाग हमेशा सीधे में रहे और ये सारे हिस्से जमा लेने के बाद सिलाई के दबाव को मोड़ने के लिए अपेक्षित दबावों का भाग कपड़े के बीच खाली बचना चाहिए, जिससे तैयार वस्त्र की मुख्य लाइनें पैटर्न की बाहरी रेखा के साथ साथ खींची जाएगी और दबाव के लिए बिंदु रेखाएं इसके बाहर ली जाएंगी। इस तरह कपड़े पर सभी हिस्सों के ड्राफ्ट बनाकर पेपर पैटर्न फैलाकर लेआउट के लिए लेने से एक तो कपड़े का ठीक हिसाब लगाया जा सके और दूसरी कटाई में गलती नहीं होगी। तो ये आपका लेआउट का मतलब हो गया। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी में मैंने आपको सारा एक एक क्वेश्चन करके बता दिया। उसका में आपका था खंडसा, इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो लिखना है वो 5 शब्दों में हो। पहला क्वेश्चन इसमें आपका देखा है कि समय व्यवस्थापन प्रक्रिया का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन एवं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें 9वां नंबर है कि वस्त्र निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करें। फिर 10 है कि रेयान की निर्माण प्रक्रियाओं विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस तरीके से आपको मैंने सेक्शन सी का भी आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया और इसकी वीडियो मैं अलग से बना के डालूंगा जिससे कि आप लोग को थोड़ा आसानी हो पढ़ने में और अच्छे से पेपर को तैयार करने में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताया जाएगा और बताया भी गया और इसके क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आए वो आपको वीडियो अपडेट करा दी जाएगी और आप लोग ज़रूर देखिए पेपर को। तो ये आपका था गृह विज्ञान, यानी अगला आपका टॉपिक था गृह विज्ञान का। अगले टॉपिक में आपको कुछ नया बताएंगे और अच्छे से आपको सेकेंड सेमेस्टर के जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं उनकी क्लासेस बहुत जल्द ही आने वाली हैं और उनकी जो क्लासेस होंगी वो भूगोल का पहला चैप्टर होगा, पर्यावरणीय और मौसम विज्ञान से संबंधित आपकी क्वेश्चन यानी कि मौसम जानकारी से रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहिए दोस्तों, धन्यवाद।